कि टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव। तो ये किस ईयर का है, तो आप समझ सकते हो किसके लिए आया है। तो इसका नाम पढ़िए, TADA। इसी को हम बोलते हैं टाडा। क्या बोलोगे, टाडा। तो टाडा एक्ट क्या आया था, आतंकवादी गतिविधियों पर रोकथाम करने के लिए 1985 में लागू हुआ था। लेकिन नोट करके लिखना, 1995 में इसको वापस ले लिया गया, 1995 में समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आतंकवादी जितने भी लोग हैं, मान के चलो कोई अरेस्ट हो गया और किसी आतंकवादी घटना में संलिप्त है और भविष्य में कि वो किसी आतंकवादी घटना को अंजाम दे सकता है। संजय दत्त पे कौन सा लगा था बताओ, आतंकवाद निरोधी अधिनियम। जब AK-56 मिली थी उनके यहाँ, 47 भी नहीं, AK-56, आतंकवाद निरोधी अधिनियम। इसके बाद में इसको रिफॉर्म करके आया आतंकवाद निरोधी अधिनियम, जिसको हम बोलते प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ, इनको दोस्त महत्वपूर्ण मार्क करना, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, नाम पढ़िए, POTA, यानी पोटा है, पोटा एक्ट पूछेगा आपसे। पोटा एक्ट कब का है, 2002 का। लेकिन इसको भी रिपील कर दिया गया कब, 2004 में। 2004 में इसको भी समाप्त कर दिया गया। इसके तहत बहुत सारी ऐसी गिरफ्तारियां की जा रही थी कि इसका बहुत विरोध हुआ। और आपका कांग्रेस सरकार जब आई, तो कांग्रेस सरकार क्या बोलेंगे आपका, क्योंकि यहाँ पे तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और अक्सर सरकारें क्या करती हैं, जिन चीज़ों का विरोध करती हैं, कि भाई आम जनता को भी गिरफ्तार किया जा रहा है और उन पर पोटा चलाया जा रहा है। और अगले वर्ष जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने उसे क्या कर, अगले वर्ष नहीं सॉरी 2 वर्षों के बाद में, क्योंकि 2004 से 14 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, तो उन्होंने उसको वापस कर लिया। ठीक है, आगे आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आतंकवाद निरोधी अधिनियम हो गया। और आपका फिर है, तो भैया फिर क्या आतंकवादियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो अभी भारत में जो चल रहा है वो है गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम, ये भारत में आज लागू है। आपसे कभी भी पूछे भारत में वर्तमान में आतंकवादी गतिविधियों पर आपका पकड़ बनाने के लिए कौन है, तो आप बोलोगे अनलॉफुल। अनलॉफुल जो कानून के संगत नहीं है उसको बोलते हैं अनलॉफुल। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट। तो ये आया था साथी आपका 1967 में, 1967 में। तो ये तो खत्म ही हो गए, तो इनकी तो कोई बात ही नहीं है। मैंने बताया NSA में डिटेन किया जा सकता है कितने दिन के लिए, तो इसमें जो डिटेन पीरियड है वो 12 माह का हो सकता है। जो आपका साथी निवारक निरोध है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, वो 12 मंथ तक का हो सकता है। ठीक है, उसको 3-3 महीने करके संसद की बनाई गई किसी विधि से बढ़ाया जाएगा। जो UAPA, यानी वर्तमान में क्या चल रहा है हमारा UAPA, इसको नोट कर लेना, इसका नाम है UAPA, क्योंकि कभी कभी आपको छोटा नाम भी लिख के दे देता है, एब्रीविएटेड फॉर्म भी दे देता है, संक्षिप्त रूप। तो UAPA में क्या है आपका, जो अगर आप इसके अंतर्गत अपराधी हैं तो आपको मृत्युदंड तक दिया जा सकता है, आजीवन कारावास, पूरी जिंदगी तक आपको क्या बोलेंगे, जेल में रखा जा सकता है। इसको बोलते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और मृत्युदंड का मतलब क्या है, डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी यानी कि आपकी जीवन लीला समाप्त की जा सकती है, आप इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं तो इसमें मैक्सिमम कानून है, यानी कि आतंकवादी किसी गतिविधि में आप पाए गए हैं तो UAPA एक्ट के तहत सजाओं का प्रावधान है कि भाई आपकी गिरफ्तारी जो हुई और ये साबित हो जाता है आप इसमें शामिल थे, तो मृत्युदंड मैक्सिमम आपका पनिशमेंट है वो दिया जा सकता है, आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। कोई दिक्कत, आगे बोलेंगे भाई, बोलो। सर पहला वाला आपने 1969 बोला और 1996 लिख गया गलती से, ऐसा कुछ हुआ क्या, 1996 लिख गया गलती से? नहीं दोस्त, 1969 ही तो लिखा हुआ है दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी भाई इस बात में, कोई भी दिक्कत? कब खत्म हुआ, 1996 में नहीं भैया, 1969 में खत्म हुआ है। तो समझ गए निवारक निरोध क्या होता है, एक बार थम्स अप करके बताएं सारे अच्छे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा विकसित हो जाओ यार। आगे बताएंगे भाई, इतनी बात क्लियर है? फटाफट से बताएं, फटाफट से, फटाफट से। समझ गए ना, अगर आपने आप कोई अपराध किया है तो उसका मतलब हुआ आपका अपराध होने के बाद की गिरफ्तारी, वहां आर्टिकल 22 से 3 तक है।
और या आपको अपराध होने से पहले गिरफ्तार किया जाएगा तो शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा। वहाँ 22-24 में क्या बताया, निवारक निरोध जो होगा वो साथी आपका 3 महीने से अधिक नहीं होगा। अगले में बताया गया आपका 5 में कि कारण बताया जाएगा, 6 में बताया गया कारण नहीं बताया जाएगा, जरूरी नहीं है तो, और 7 में बताया गया कि किन मामलों में, यानी कि आपका किस मामले में कितना निरोध होगा, वो 7 में बताया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ही ना अच्छे स्टूडेंट्स, ऐसी बात। फिर आते हैं हम किसके, आर्टिकल 23। अब मुझे बताओ आर्टिकल 23 और 24 क्या बताए थे मैंने आपको, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कितने आर्टिकल आते हैं दोस्त, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कितने आर्टिकल आते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार में। तो आप खोलेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, भैया आपने हमको बताए थे। इसमें 2 आर्टिकल आते हैं हमारे, आर्टिकल 23 और 24। यानी आपका शोषण नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता आपका, शोषण, एक्सप्लॉइटेशन को अलाउड नहीं करता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अब ये क्या होते हैं, देखो इनको समझो। अब सबसे पहले तो शोषण को समझना होगा। आप जरा सोचिए कि शोषण से आप क्या समझते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आज आप शोषण के ऊपर एक परिभाषा लिखो, शोषण क्या है, सोचिए। तो शोषण का मतलब होता है दोस्त, एक आसान सी भाषा में आपको मैं बताऊं, एक कोई स्ट्रांग पर्सन है, मतलब एक शक्तिशाली व्यक्ति है, और किसी वीक पर्सन को, यानी कि किसी कम, जिसके अंदर शक्ति नहीं है, या कहें कमजोर व्यक्ति को, वो किसी भी तरीके से दमित कर रहा है, यानी उसका दमन कर रहा है, उसका सप्रेशन वो कर रहा हो, और ये सप्रेस्ड क्लास हो गई फिर। तो ये क्या बोलेंगे, कमजोर या वंचित वर्ग जो भी है, ठीक है। और इसको कैसे, क्या बोलेंगे, जबरन, जबरन, जबरदस्ती, फोर्सफुली। जैसे आपने प्राचीन समय में देखा होगा, जो सेठ लोग होते थे गाँव में, जमींदार होते थे, तो मान के चलो उस गांव में एक गरीब आदमी है, और उस गरीब आदमी ने क्या बोला कि जी मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए जो है, अभी उस समय के हिसाब से मानिए कि उसने मांग लिए 500 रुपये की आवश्यकता है। अब वो 500 रुपये तो उन्होंने दे दिए उसको, और साथ में एक प्रॉमिस ले लिया उस व्यक्ति से कि अगर जब तक तुम 500 रुपये अगर तुमने नहीं चुकाए तो तुम हमारे यहाँ खेतों में मजदूरी करोगे, और निःशुल्क मजदूरी करोगे। अब उधर सेठ जी ने उस पर चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना, मतलब ब्याज तो समझते होगे ना, इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके ऐसी स्थिति उस व्यक्ति की कर दी कि ये अब कभी भी, मतलब इससे बाहर ही नहीं निकल सकता इस कर्ज से। अब इसको हमेशा जो है मेरे यहाँ सेवा करनी पड़ेगी, इसका जो बेटा होगा उसको भी सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्ज ही इतना बड़ा हो गया। बोल दिया अब एक व्यक्ति से नहीं उतरेगा, 2 व्यक्तियों से उतरेगा। कर्ज और बड़ा हो गया तो बोले कि घर के सारे महिलाएं भी यहाँ पर काम करने आ जाओ, पोती पोते सब आ जाओ। तो ये क्या हुआ, तो आप कहेंगे शक्तिशाली के द्वारा कमजोर का जो दमन है वही शोषण है। वही क्या है, शोषण है। जैसे सरकार शक्तिशाली है, छात्र कमजोर हैं, उनके मुकाबले कम शक्तियां प्राप्त हैं, तो अक्सर सरकार भी क्या करती है, छात्रों की आवाज ना सुन के उनका शोषण करती है। तो ये भी तो एक शोषण हुआ। भाई किसी की आवाज दबाई जा रही है तो ये भी तो एक शोषण है, क्योंकि आर्टिकल 19 में हमने कहा कि भाई उसको वाक्य व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब छात्र तो नहीं कह पा रहे हैं, तो यही शोषण है, इसी को समझना है। तो इसके लिए अंग्रेज भी चिंतित थे, याद रख लेना, इसमें एक छोटी सी नोट लिख लेना, आजादी से पहले, आजादी से पहले, आजादी से पहले भी एक कानून बना था। वो बना था आजादी से पहले, मतलब कि 1927 में, और उसी का आधार भारत में बहुत सारे कानूनों को माना जाता है। कि सरकार ने कहा कि भाई शोषण नहीं होने देंगे। तो शोषण, आप पहले तो ये समझे शोषण कितनी तरह का होता है। जब हम शोषण की बात कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन की बात कर रहे हैं, तो शोषण का अर्थ तो समझ गए ना, लिख लेना उसको जो ना जाने, कि आपका शक्तिशाली के द्वारा कमजोर का दमन, यही शोषण है। देखो शोषण कितनी तरह के होते हैं, शोषण में एक तो मानव दुर्व्यापार भी आता है, मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, ठीक है। मानव दुर्व्यापार में मतलब, मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या है, आसान से शब्दों में लिख लेना, इंसान को सामान की तरह बेचना, इंसान को सामान की तरह बेचना, ये क्या होता है, ये मानव दुर्व्यापार हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई है। क्या बोलेंगे, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई।
तो ये मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आएगा। तो यहीं पे फिर आर्टिकल 23 की परिभाषा आप बहुत अच्छे से समझेंगे, उसको लिखो आर्टिकल 23। इसको शुरू करते हैं और फिर बहुत विस्तार से बात। आर्टिकल 23 में क्या किया गया है? बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। क्या किया गया है? बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। बलात् श्रम को, यानी कि प्रोहिबिट्स द फोर्स्ड लेबर। आप किसी से जबरन कोई कार्य नहीं ले सकते हैं। फोर्स्ड, फोर्स्ड का मतलब समझ गए ना, जबरन, बलात्, बलपूर्वक। प्रोहिबिट्स द फोर्स्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, इस बात को समझें। इंग्लिश में लिखते हैं ना आप अपने नोट्स। मैंने आपसे कहा था कि आप बेशक से हिंदी माध्यम के छात्र हों, लेकिन चूंकि आपको अगर एसएससी का परीक्षा देना है या नहीं भी देना है, तब भी वो आपकी भाषा को जो है ना थोड़ा थोड़ा ठीक करेगा। ठीक है, उससे आपको फायदा मिलेगा। तो लिखा करो हमेशा, उसमें लालच नहीं करना है, क्योंकि लालच करने के चक्कर में बच्चों वर्ष तैयारी करते हैं। या तो वर्षों तैयारी कर लो, या एक बार धैर्य के साथ में अपना 1 साल 2 साल इतने का एक टारगेट बना करके एक लगनशील छात्र होकर के उसको अचीव कर लो। दो ही तरीके हैं। तो प्रोहिबिट्स द फोर्स्ड लेबर, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते हो तो बनाना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, नहीं बनाते कोई दिक्कत नहीं। तो बलात् श्रम में मैंने क्या बोला आपका, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग समझ गए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या हो गया आपका, कि भैया मानव दुर्व्यापार हो रहा है, इंसान को सामान की तरह बेचा जा रहा है। जैसे यहाँ पर एक शब्द आता है, अब किसी लड़की को किसी ने बेच दिया और उस लड़की को उन्होंने वेश्या बनाने का प्रयास किया, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन कि भाई अब तुमको जो है वेश्यावृत्ति करनी पड़ेगी। तो प्रोस्टिट्यूशन भी क्या हो गया, फिर एक जबरन कार्य कराया हो गया। वेश्यावृत्ति क्या एक जबरन कराना पेशा हो गया या नहीं हो गया? मतलब उसकी इच्छा नहीं है और आप उससे कह रहे हैं कि आपको वेश्या बनना होगा, आपको वेश्या बनना होगा। तो ये क्या जबरन कार्य नहीं है? जैसे आपने नाम सुना होगा कभी आम्रपाली का, वैशाली की नगर वधू बोलते हैं उसको, सुना है कभी नहीं? महात्मा बुद्ध, जब बौद्ध धर्म आप इतिहास में पढ़ते होंगे तब इतिहास में सुनाएंगे एक कहानी आपको वहां पर। जैसे कि मान के चलो, एक शब्द आपने देखा होगा देवदासी। देवदासी भारत में एक डांस होता है, भरतनाट्यम, मतलब एक क्लासिकल डांस है भारत का। और भरतनाट्यम जो है आपका कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो इसको जो देवदासी यानी भरतनाट्यम जो डांस है उसको हम बोलते हैं दासी अट्टम, या उसको दासी अट्टम के अलावा हम आपका मंदिरों को समर्पित नृत्य भी कहते हैं, कि डिवोटेड टू द टेम्पल्स है। तो वहां पे क्या होता था कि एक देवदासी होती थी, एक लड़की को चुना, छोटी बच्ची को, और उसको हमेशा के लिए मंदिर को समर्पित कर दिया जाता था, कि भाई तुम मंदिर को समर्पित हो और तुम्हारा नाचना गाना हमेशा मंदिर में होगा, और इससे देवता प्रसन्न होंगे। और देवता इससे जब प्रसन्न होंगे तो उससे जो है हमारे गांव की तरक्की होगी और भगवान हमारे गांव पर कृपा बरसाएंगे। और उस लड़की का जीवन कहाँ चला गया सारा, मतलब उसकी मर्जी भी नहीं थी। अगर जैसे अभी लास्ट में, अब 2022 में, अगर आपने एक चर्चित नाम सुना होगा आर मुथु कन्नमल, उनको पद्मश्री दिया था गवर्नमेंट ने, वो आपका अंतिम देवदासी थी, अंतिम देवदासी। इस पर भी रोक लगाता है कि नहीं, मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं, मर्जी से है तो ठीक है। और मर्जी के साथ में भी क्या होना चाहिए, उसको फिर एडल्ट होना चाहिए, वयस्क यानी कि बालिग होना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? तो किसी भी तरह की जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो इसमें बैन है बलात्श्रम में। जैसे एक और शब्द आता है इसमें, बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर वही हुई जो मैंने अभी बताया, जमींदार का उदाहरण, कि 100 रुपए किसी ने कभी दे दिए किसी को, और 100 रुपए के बदले में वो भी, उनकी नस्लें भी, आने वाली नस्लें भी काम कर रही हैं, तो उसको बोलेंगे बंधुआ मजदूरी। एक भारत में अक्सर आपने सुना होगा दास प्रथा, गुलाम वंश के टाइम पे, जिसको स्लेवरी सिस्टम हम कहते हैं, स्लेवरी सिस्टम। तो क्या बोलेंगे, बंधुआ मजदूरी पर ये रोक लगाता है। दास प्रथा, दास प्रथा का मतलब क्या होता था कि पहले जो शरीर से मजबूत लोग होते थे उनके भी बाजार लगते थे, उनके भी बाजार लगते थे, तो बाजारों से उनको खरीदा जाता था। जैसे बलबन छोटा सा था,